जोर शोर से तैयारी की जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने प्राथमिक स्वीकृति भी दे दी है। ये कॉरिडोर बिहार के 5 जिलों में बनेगा। साथ ही 2 अन्य जिलों को भी चिन्हित कर लिया गया है, जिसे इस कॉरिडोर में शामिल किया जा सकता है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद बिहार देश की रक्षा प्रणाली में एक अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही इससे बिहार में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ये रिपोर्ट आप भी देखिए। बिहार में बनेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर। देश का नया हथियार का हब बनेगा बिहार। भारत की रक्षा ताकत को मिलेगी नई पहचान। दुनिया भर में बिहार की पहचान शिक्षा और समृद्ध संस्कृति से होती है, लेकिन जल्द ही बिहार की पहचान में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जो न सिर्फ देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती देगा, बल्कि इससे बिहार के लाखों रोजगार लोगों को मिलेगा। स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दरअसल बिहार अब देश में हथियारों का हब बनेगा। जानकारी के मुताबिक बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर निर्माण के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र से प्रस्ताव पर प्राथमिक स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। मुंगेर, कैमूर, बांका, जमुई और अरवल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनेगा। इसके साथ ही भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सारण को भी चिन्हित किया गया है। बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान पहले से ही रही है, लेकिन अब बिहार एक और चीज से जाना जाएगा। दरअसल बिहार में अब आधुनिक हथियारों का निर्माण कराया जाएगा। राज्य में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है, जो न केवल देश की रक्षा ताकत को नई उड़ान देगा, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मुहैया कराएगा। कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी फिलहाल अंतिम चरण में है। बिहार अब एक बार फिर अपनी खोई पहचान हासिल करने जा रहा है। जल्द ही बिहार देश भर में हथियार हब के रूप में भी जाना जाएगा, जहां गोला बारूद, अत्याधुनिक राइफल, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर का निर्माण होगा। बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम का निर्माण होगा। अभी देश में सिर्फ नालंदा जिले में बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम बनता है, जिससे तोप और भारी फायरिंग गन की मारक क्षमता बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। बिहार सरकार बिहार में उद्योग लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले कुछ सालों में बिहार में तेजी से निवेश भी हुए हैं। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुए हैं। सबसे पहले तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो कोई निवेश कैसे करेगा। दूसरी बात, जो अगर ह्यूमन कैपिटल है, स्किल्ड है या नहीं है, उसको अगर आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर हमारा कैसा है, हमारी पॉलिसीज कैसी हैं, तो फॉर्चुनेटली आज अब बिहार के पास सब कुछ है। आप कनेक्टिविटी आज मेरी किसी भी राज्य से आप तुलना कर लें, चाहे वो सड़क संपर्क हो, रेल संपर्क हो, एयर संपर्क हो, हम लगातार इंप्रूव किए हैं, हम बहुत बेहतर हुए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए बिहार में हजारों करोड़ का निवेश होगा, जिससे भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। जानकारी के मुताबिक एक फैक्ट्री लगाने में करीब 1500 करोड़ खर्च होंगे। छोटे हथियार बनाने में 700 से 1400 करोड़ खर्च होंगे। बड़े हथियार बनाने में 4000 करोड़ तक का खर्च होगा। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने एक प्रस्ताव लाया है कि बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाया जाएगा। एक बहुत ही सराहनीय कदम है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कॉरिडोर यहाँ बन रहा है। कई फैक्ट्री लगेगी तो निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, आय का साधन बनेगा, बिहार सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। इतने बड़े स्तर पर अगर निवेश होगा तो स्वाभाविक है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर के निर्माण से न सिर्फ बिहार आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि सड़क और वायु मार्ग भी बेहतर होगा। इस प्रस्ताव के मुताबिक बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनाने से देश के सभी राज्यों में सही वक्त पर हथियारों की आपूर्ति की जा सकेगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल है बिहार सरकार की, और जब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी तो न केवल बिहार आर्थिक तौर पर और मजबूत होगा, बल्कि बिहार की एक अलग पहचान जो है वह स्थापित होगी। बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगाने का वक्त आ गया है, ये दावा किया उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने। नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बेहतर है, उद्योग लगाने के लिए सारे संसाधन मौजूद हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार को लैंड ऑफ इंडस्ट्री की तरफ ले जाने का मकसद है। बिहार इंडस्ट्री के लिए टेक ऑफ करने को तैयार है।
आज मेरी किसी भी राज्य से आप तुलना कर लें, चाहे वो सड़क संपर्क हो, रेल संपर्क हो, एयर संपर्क हो, हम लगातार इम्प्रूव किए हैं, हम बहुत बेहतर हुए हैं। नीतियां हमारी अच्छी हैं। अब हम नई औद्योगिक नीति पर काम कर रहे हैं और मुझको लगता है नई औद्योगिक नीति जो 2025 की बनेगी वो एक पूरा टर्न अराउंड लाएगा हमारे पूरे जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है बिहार का। और हम इस संकल्प के साथ जो काम कर रहे हैं कि बिहार जो एक लैंड ऑफ हिस्ट्री है उसको अब हम लैंड ऑफ इंडस्ट्री की ओर भी हम ले जाएं। वैसे भी अगर आप देखें तो बिहार के मुंगेर जिले में हथियार के निर्माण का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ हथियार बनाने के कई कारखाने भी हैं, तो हथियार बनाने वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं। लेकिन पॉलिसी और दूरदर्शिता के अभाव में ये तमाम कारखाने अब बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन बिहार सरकार के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव ने इन कामगारों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई है। आज के ज़माने में डिफेंस कॉरिडोर की बहुत ज़्यादा अहमियत है मुंगेर बिहार में। इससे रोजगार के नए आयाम मिलेंगे। बिहार सरकार की एक नीति स्पष्ट होगी जो अब तक नहीं है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बिहार सरकार की, तो इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बिहार सरकार अपने प्रदेश में रक्षा और गृह मंत्रालय के सहयोग से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर की स्थापना कर मुंगेर को और यहाँ के कुशल कामगारों के कौशल का समुचित उपयोग कर सकेगी। राज्य सरकार की इस पहल के लिए सभी लाइसेंसधारी बंदूक निर्माताओं और कामगारों ने उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। सरकार ने जो डिफेंस कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया है उससे मुंगेर के बंदूक कारखाना को अगर बूस्ट मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ 200 वर्षों से यहाँ के लोग बंदूक या आर्म्स के ट्रेड में रहे हैं, विनिर्माण में रहे हैं और अच्छे कारीगर हैं। दरअसल मुंगेर में हथियारों का कारखाना और यहाँ हथियार निर्माण का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। बताया जाता है कि 1900 के दशक तक तो यहाँ निर्माण होने वाले हथियार यूरोप तक जाते थे। बिहार सरकार की बिहार में हथियार फैक्ट्रियों का हब बनाने की पहल ने एक तरफ जहां इन कारीगरों को एक नई उम्मीद दी है, तो वहीं ये कॉरिडोर बिहार के विकास में नया आयाम लेकर आएगा, जिससे बिहार न सिर्फ विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में अभी मानसून की एंट्री भी सही से नहीं हुई, लेकिन अभी से बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। कई जिलों में हुई हल्की बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई है, अस्पताल में पानी घुस चुका है और कुछ देर की बारिश ने बिहार में ऐसा कहर बरपाया कि कई जगह कटाव की स्थिति तक बन गई है। वहीं बिहार का कश्मीर कहा जाने वाले ककोलत वाटरफॉल में इतना पानी भर गया कि वहां सैलानियों के जाने पर तुरंत रोक लगा दी गई है। ककोलत में पानी का रौद्र रूप देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये स्थिति तब है जब मानसून अभी ठीक तरीके से आया भी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में मुसीबत बनकर आया मानसून। ककोलत के झरने ने दिखाया रौद्र रूप। सड़कें जलमग्न, अस्पताल में घुसा पानी। बिहार में अभी मानसून की एंट्री ही हुई है, लेकिन शुरुआती बारिश ने ही बिहार में कहर बरपा रखा है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कई जिलों में अभी से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में मानसूनी बारिश किस कदर कहर बरपा रही है, इसकी एक भयावह तस्वीर देखने को मिली नवादा में, जहां बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत जलप्रपात का झरना अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। ककोलत झरने का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। झारखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण ककोलत के झरने में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि हर ओर पानी की तेज धारा बहने लगी। पानी की धार इतनी तेज थी कि ककोलत की सीढ़ियों से पानी नीचे जाने लगा। राहत की बात यह रही कि ककोलत जलप्रपात में अभी अगले आदेश तक सैलानियों के प्रवेश पर रोक है। वहीं नवादा में लगातार हो रही बारिश अब आम लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है नवादा का सदर अस्पताल, जहां की हालत देखकर एक कह पाना मुश्किल है कि मरीज यहां इलाज करवाने आते हैं या बीमार होने। थोड़ी सी बारिश और सदर अस्पताल की क्या स्थिति होती है वो बताने की जरूरत नहीं है। आप तस्वीर के ही माध्यम से इसे समझिए कि
थोड़े सी बारिश में सदर अस्पताल का क्या हाल होता है। वो चाहे सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड हो, वो चाहे CS कार्यालय हो, दवा वितरण केंद्र हो या फिर रजिस्ट्रेशन काउंटर हो, सभी जगह परिसर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। अस्पताल के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर दवा वितरण केंद्र, एक्सरे के पास और CS कार्यालय समेत सभी विभाग जलमग्न हो गए हैं। दूसरी तरफ पानी भरने से नाले का पानी भी अस्पताल में भर गया है, जिससे पानी में बदबू से लोग परेशान हैं। आप लोग देख सकते हैं हल्का सा बारिश हुआ है और देखिए यहाँ पे कितना पानी। यहाँ पे लोग जो दवाई ले रहे हैं, आएंगे बुखार दिखाने के लिए, निकल जाएगा मलेरिया, तो यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले पानी निकालिए। यहाँ पे देखिए सारे मतलब मरीज अभी आप लोग देखे होंगे, इतना आदमी आप लोग है यहाँ पे। अभी एक मरीज गया था ना, पानी के वजह से हम एक को देखे, एक और गिरा होगा। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के सुकुल पाकड़ पंचायत के सिकरहना नदी के तट पर मौजूद आधा दर्जन घरों पर कटाव होने का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ की आशंका से डरे ग्रामीण अब जल्द बांध की मरम्मत करने को लेकर गुहार लगा रहे हैं। जमीन उमीन के न बांधा आ परुआ ई घर और सब आधा काट लेलो आ केहू हमनी के देखभाल करे वाला नहीं है। आ हमनी के जगह रही तो केनाहू हमनी के जाके बस जैती सन। ये तो हमनी के कहे के बा। आ बांस ओस लागता तो ले जाता दहवा के। ये पहली बार नहीं है इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल भी गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा हुआ है। कई घर कटाव में भी चले गए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने बाढ़ का पानी रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इतना दूर सब काम होता है नदी का, मगर हम लोग के गांव में नहीं होता है। अच्छा, नहीं कोई मुखिया आता है, नहीं वार्ड आता है, नहीं कोई आता है इस पर ध्यान करने के लिए। जब पानी आएगा तो आएगा, सब गांव में घूमकर चला जाएगा। ये कब कटा है? ये अभी तो कटा है, 4 साल से पूरा कट रहा है। मोतिहारी की तरह ही दरभंगा भी हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं, करोड़ों का नुकसान होता है, लोगों की जान भी जाती है, लेकिन प्रशासन हर साल सिर्फ दावा करता है और जब बारिश होती है तो स्थिति जस की तस बनी रहती है। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। पिछली हुई हल्की सी बारिश ने पूरे शहर को झील में तब्दील कर दिया। शहर की गलियों से लेकर मुख्य सड़क पर पानी भर गया। कहाँ नाला है और कहाँ सड़क, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। नगर निगम तो भाई सब पेप्सी पी के जो है दुकानों पे आता है, काम नहीं, नाले साफ नहीं करता है और जो है 100-200 रुपये खाता है और नाले साफ नहीं करता है, निकल जाता है दुकानदारों से पैसा लेके। दरभंगा में हुई हल्की सी बारिश ने नगर निगम की पोल पूरी तरह से खोल दी है। निगम के दावे पानी में बह गए, वहीं पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है, जिससे लोगों में नगर निगम के खिलाफ गुस्सा है। पूरा रोड डूब गया, बहुत दिक्कत हो रहा है आदमी को चलने फिरने में। कौन सा मोहल्ला है? ये दुमदुमा 38 वार्ड है, 37 वार्ड है। इतना परेशानी होता है, आने जाने वाले को क्या बताया जाए। अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, जरा अनुमान लगाइए जब मानसून अपने चरम पर होगा तो क्या हालात होंगे। जब हल्की सी बारिश में सड़कें जलमग्न हो गई तो यह अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि नगर निगम और प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए कितनी तैयारी की होगी। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल, मोतिहारी से अवनीश कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और देखिए, पटना के चर्चित शिक्षक खान सर ने अपनी शादी का रिसेप्शन अब छात्रों के लिए आयोजित किया। अंजुमन इस्लामिया में हुए इस रिसेप्शन पार्टी में खान सर खुद खाना परोसते हुए नजर आए। आपको बता दें कि खान सर ने अपनी शादी के रिसेप्शन की पार्टी पहले VIP लोगों को दी और उसके बाद छात्राओं को दी और आज अपने संस्थान के सभी छात्र को रिसेप्शन पार्टी में बुलाया था। रिसेप्शन में छात्रों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी और यही नहीं, 156 प्रकार के पकवान बनवाए गए थे। खुद खान सर ने छात्रों को खाना खिलाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना से, जहां पर आप देख पा रहे होंगे खान सर जो सबसे पटना के फेमस शिक्षक हैं, जिन्हें हर कोई जानता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश विदेश में भी उनकी चर्चा होती है और पटना के सबसे चर्चित शिक्षक खान सर के रिसेप्शन पार्टी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल खान सर की शादी अभी हाल फिलहाल में ही हुई है और सबसे पहले उन्हें VIP लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया
हालांकि उनकी शादी की जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन रिसेप्शन पार्टी वो ताबड़तोड़ दे रहे हैं। पहली रिसेप्शन पार्टी उन्होंने वीवीआईपी लोगों के लिए दी, दूसरी रिसेप्शन पार्टी उनके कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए रखी गई थी और ये तीसरी रिसेप्शन पार्टी की तस्वीर है जहां खान सर अपने छात्रों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी खुश, और अपने हाथों से बच्चों को खाना भी उन्होंने परोसा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खान सर के रिसेप्शन पार्टी की। ये तीसरी रिसेप्शन पार्टी है और शायद हम ये मान सकते हैं कि आखिरी होगी, क्योंकि उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को उन्होंने अपने इस खास पल का, अपने इस खास दिन को और भी ज़्यादा यादगार बनाने के लिए उन सभी को भोजन भी करा दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खाना परोसने की, खान सर की, और ये देखिए आपको जगह जगह जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ छात्र ही नजर आएंगे। अच्छा टेस्ट लग रहा है। आप लोग अच्छे से मैनेजमेंट में भी कोऑपरेट करेंगे और पढ़ाई भी मन से करेंगे, ओके? पढ़ाई पे लग जाना और जल्दी जल्दी आप लोग कामयाब होकर अपना हॉस्पिटल वगैरह खोलो, इंजीनियरिंग करो। और पटना के चर्चित शिक्षक खान सर ने अपनी शादी का रिसेप्शन अब छात्रों के लिए आयोजित किया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बढ़ते आगे, तेज प्रताप यादव अब पायलट बनेंगे। दरअसल वाणिज्य विमान चालक कोर्स यानी सीपीएल ने इंटरव्यू का रिजल्ट जारी किया है। अभ्यर्थियों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव का भी नाम शामिल है। तेज प्रताप इंटरव्यू में पास हो गए और अब वो वाणिज्य विमान चालक कोर्स के लिए दाखिला ले सकते हैं। अब आगे तेज प्रताप यादव बिहार उड्डयन संस्थान में दाखिला लेंगे और पायलट भी बनेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। पायलट के यूनिफॉर्म में अपनी तस्वीरों और वीडियो को साझा भी किया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह और जौनपुर की मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी की युवा लोकसभा सांसद प्रिया सरोज की शादी इस साल नवंबर में होने वाली थी, लेकिन फिलहाल शादी को टाल दिया गया है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह आखिर क्या रही। क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की 18 नवंबर को वाराणसी में होने वाली शादी टल गई। 18 नवंबर को वाराणसी के होटल ताज में शादी होनी थी। होटल में मेहमानों के लिए कमरे भी बुक किए गए थे, लेकिन अब यह शादी टाल दी गई है। हाल ही में सगाई के बाद शादी की डेट कैंसिल होने को लेकर कई अटकलें चल रही हैं। इस बीच असल वजह भी सामने आई कि आखिरकार रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी क्यों टाल दी गई। शादी की डेट को लेकर प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज से न्यूज 18 ने फोन पर पूछा कि शादी की डेट कैंसिल क्यों की गई। तब जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि उस दौरान रिंकू सिंह घरेलू क्रिकेट में व्यस्त रहेंगे। अक्टूबर से फरवरी के बीच रिंकू सिंह घरेलू क्रिकेट में प्रदेश की टीम की ओर से खेलेंगे। इसके कुछ दिन बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। फरवरी के अंत में खेल से वक्त मिलने पर या फिर आईपीएल 2026 के बाद शादी की तारीख तय की जाएगी। दोनों परिवारों ने यह भी तय किया है कि शादी वाराणसी में न करके कहीं दूसरे स्थान पर की जाएगी और ये डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। आपको बता दें कि प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और कई क्रिकेटरों ने भी शिरकत की थी। रिंकू सिंह ने जब अंगूठी पहनाई तो प्रिया सरोज भावुक हो गई थी। वो लगातार अपने आंसू पोंछती नजर आई थी। सगाई के बाद जब रिंकू सिंह पहली बार अपनी ससुराल पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। अब तारीख आगे बढ़ने के बाद शादी की अगली तारीख जल्द ही तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और भगवान रामलला को 175 किलो सोना दान किया गया। रामलला को एक राम भक्त ने अपने अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा दान समर्पित किया है। खास बात तो ये रही कि दान देने वाले ने अपनी पहचान भी गुप्त रखने की डिमांड रखी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर में 175 किलो सोना किया दान। $150 करोड़ रुपए आंकी गई।
सोने की कीमत। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में आकार ले रहा है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था, समर्पण और त्याग का प्रतीक बन गया है। इस मंदिर के निर्माण में देश विदेश से भक्तों द्वारा दिए जा रहे दान और समर्पण की कहानियां हर किसी को आश्चर्यचकित कर रही हैं। एक बार फिर से रामलला को सोना दान किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि मुंबई के एक उद्यमी श्रद्धालु ने 1 क्विंटल 75 किलो यानी 175 किलो सोना राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित किया है। इस सोने की मौजूदा बाजार की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये दान पूरी तरह गोपनीय है। भक्त ने शर्त रखी थी कि उसका नाम कहीं प्रकाशित न किया जाए, जिसे ट्रस्ट ने स्वीकार किया। अरबों खरबों के रामलला के भक्तों के पास कितना धन है उसकी कोई सीमा नहीं है, और कितना वो दे सकते हैं इसकी भी कोई सीमा नहीं है। इस सोने का इस्तेमाल मंदिर के शिखर, कलश, दरवाजे और चौखटों को स्वर्ण मंडित करने में किया गया है। मुख्य मंदिर के साथ साथ परकोटे के सभी 6 मंदिरों के शिखर और कलश अब सोने से चमक रहे हैं। शेषावतार मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करने का काम जारी है। प्रसन्नता का विषय है। हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा हैं और विश्व के राजा हैं, तो राजा महाराज के यहाँ अगर लोग दान देते हैं तो ये प्रसन्नता का विषय है। दरअसल हाल ही में राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उससे पहले मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ाई गई। इसके साथ साथ कई जगहों पर सोना लगाया गया। अब एक बार फिर से अयोध्या के राम मंदिर में एक भक्त ने 175 किलो सोना गोपनीय रूप से दान किया है। दान किए गए सोने का इस्तेमाल मंदिर के शिखर, कलश और चौखटों पर किया जा रहा है। 175 किलो सोना भगवान रामलला को दान किया है। इस सोने से भगवान रामलला के मंदिर के शिखर के साथ उनके सिंहासन को स्वर्ण मंडित किया गया है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। और स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप